अरमान नबी अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से, आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है अपने चहीते प्रोग्राम शबे महफिल में। आखिर में दोस्तों, इश्क नबी में सरशार बेहतरीन कवाली लेकर आ रही है आपके रूबरू मुल्क की मशहूर कवाला परवीन सबा। को है दीदार का अरमान नबी अरमान नबी जी कर दीजिए, आमीन, कर दीजिए मुश्किल मेरी आसान नबी जी। अरमान नबी जे मुकद्दी, हाँ कर दीजिए मुश्किल मेरी आसान नबी जे।
आका आका मेरे मौला मेरे जीशान नबी जी। आका मेरे मौला मेरे जीशान नबी जी। जीशान नबी जी। आका आका मेरे मौला मेरे जीशान नबी जी है आप पे कुर्बान मेरी जान नबी जी। है आप पे कुर्बान मेरी जान नबी। कुर्बान मेरे तवज्जो चाहूंगी आज का दौर मद्देनजर रखते हुए ये शेर सुने। जिस तरह हो टूटी हुई तस्बीह के दाने, जिस तरह हो टूटी हुई अलग अलग जिस तरह हो टूटी हुई तस्बीह के दाने, इस तरह इस तरह है आपस में मुसलमान नबी जी। आपस में मुसलमान नबी के तश्कील हुए। आखिरी शेर पढ़ूंगी, मुझे भी वक्त का अंदाजा हो रहा है कि तश्कील हुए दोनों जहां आपकी खातिर, ये तीनों दुनिया सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। तश्कील हुए दोनों जहां आपकी खातिर, उम्मत पे है ये आपका एहसान नबी। उम्मत पे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम का ये अंदाज आपको बहुत पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी मेजबान सना हबीब को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तजुब्जुब बरकरार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी का दावा करने से किया इनकार। शिकस्त के बाद शीला ने कांग्रेस हाईकमान पर अदम ताउन का आयद किया इल्जाम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सदर अग्रवाल के सर फोड़ा ठीकरा। अवाम तीसरे मुतबादिल की तलाश में, नीतीश कुमार का दावा। मुल्क में बीजेपी की लहर की खबरों को किया मुस्तरद। सीमांध्रा की 6 अरकान ने पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत के खिलाफ दिया तहरीक अदम एतमाद का नोटिस। कांग्रेस ने अहमियत देने से ही किया इनकार। और मिजोरम असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 3/4 फर्क से जीत के करीब। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में कोई भी सियासी जमात हुकूमत साजी का दावा नहीं कर रही है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने भी हुकूमत साजी से दूर रहने का ऐलान किया है। वहीं 28 MLAs वाली आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मुनक़सिम नतायज से सियासी जमातें तजब्जुब का शिकार हैं। इंतखाबात की फातेह 2 बड़ी जमातें बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी का दावा पेश करने से कतरा रही है। असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरने वाली जमात बीजेपी का कहना है कि इसे वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो हुकूमत साजी के अमल से दूर रहेगी। दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद और विश्वास दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अब हमारे कोर्ट में तो बॉल है नहीं। दूसरी बड़ी जमात और हैरत अंगेज मुजाहरा करने वाली आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि वो अपोजिशन में रहना पसंद करेगी। पीर को सुबह अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर आम आदमी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने बताया कि आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी का दावा नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से दिल्ली में कहा था कि हम इस जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं हैं। हम न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। इस दौरान समाजी कारकुन किरण बेदी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलकर हुकूमत तश्कील देने का मशवरा दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। Now, it's a split verdict. What do you do if it's a split verdict? Well, you have a hung parliament, you go back to elections. But before you do that, I'm just saying the onus is on both the parties. Because it's a split verdict, it's an onus on both the parties to find a common ground to govern. If they can't find a common ground, well, they go back for re-elections. हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि ये चुनाव हमने उन मुद्दों पे लड़ा था जिन मुद्दों पर हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टकराहट थी और दोनों उन मुद्दों पर हमसे बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं और इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की सरकार बनाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरी जानिब दिल्ली असेंबली में एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने वाली जेडीयू ने अरविंद केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल को वज़ीर आला के तौर पर देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की जमात को हिमायत देने के मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का कहना है कि जब केजरीवाल ने खुद ही हिमायत लेने से इनकार कर दिया है तो कांग्रेस क्यों पेशरफ्त करेगी। पहली बात तो कि केजरीवाल साहब ने खुद ये कहा है उन्हें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। मान ना मान तेरा मेहमान तो कोई नहीं होता है। क्या आप मुझे दावत में बुलाएंगे तो मैं आपके यहाँ खाना खाने पहुंच जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और आम आदमी पार्टी के नौमुंतखब लेजिस्लेचर्स ने अरविंद केजरीवाल को मुत्तफिका तौर पर असेंबली में
पार्टी लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया है। दिल्ली में आज शाम आम आदमी पार्टी के 9 मुंतखब लेजिस्लेचर्स की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। आम आदमी पार्टी के जिन कैंडिडेट्स को पार्टी ने चुना विधायक के रूप में, उनकी आज पहली बैठक थी और पहली बैठक में सबका एक दूसरे से ठीक से परिचय और एक दूसरे के साथ थोड़ा संवाद किया गया। लेकिन एक मुख्य फैसला जो वहाँ पहली विधायक दल की बैठक में हुआ कि सभी ने एक मत से अरविंद केजरीवाल को अपने विधायक दल का नेता चुना है। और विधायक दल का नेता चुनने का क्या मायने रहता है, क्या मतलब अभी इसका कोई बहुत लीगल टर्म्स में कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक औपचारिक चीज है कि ये अब छोटा ग्रुप बना है विद इन पार्टी, 28 लोग हैं जो चुने गए हैं, तो उनका नेतृत्व अगर विधानसभा में करना होगा या कहीं भी करना होगा या किसी रूप में ऑथराइज रूप से करना होगा, तो एक तरह से सभी ने अरविंद केजरीवाल को ऑथराइज किया है। कोई भी डिसीजन उधर दिल्ली के सियासी तातुल को दूर करने के सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल अब काफी अहमियत का हामिल हो गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को हुकूमत साजी की दावत दे सकते हैं। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर ताअत्तुल बरकरार है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुकूमत साजी के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग का रोल कलीदी अहमियत का हामिल हो गया है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर तमाम इम्कानात तलाश करेंगे। शिंदे ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त इस मामले में वजारत दाखिला का कोई रोल नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला दिल्ली में सदर राज के नफाज के इम्कान से मुताल्लिक पूछे गए मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे। जराये का कहना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को हुकूमत साजी की दावत दे सकते हैं। हलीफ अकाली दल की एक सीट को मिलाकर बीजेपी के पास इस वक्त 32 सीटें हैं। बीजेपी के इनकार करने की सूरत में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी को हुकूमत साजी की दावत दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास 28 अरकान असेंबली हैं। जराये का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी से इनकार की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों पार्टियों के लीडरों हर्षवर्धन और अरविंद केजरीवाल से इनफरादी तौर पर बातचीत करेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को रिपोर्ट रवाना करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदर राज के नफाज की सिफारिश की सूरत में वजारत दाखिला मामले में मरकजी काबीना से रुजू करेगी। अगर मरकजी काबीना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश से मुत्तफिक होती है तो दिल्ली में सदर राज के नफाज की सिफारिश की जाएगी और असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस सब के बीच माहिर आईन सुभाष कश्यप का कहना है कि दिल्ली के सियासी तातुल को दूर करने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को आगे आना चाहिए। ईटीवी से खास बातचीत करते हुए सुभाष कश्यप ने कहा कि सदराज का निफाक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। जहां तक संविधान का सवाल है और जहां तक संसदीय लोकतंत्र का सवाल है, बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं होता कि जो सरकार है उसे हमेशा बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। जरूरी ये होता है कि बहुमत उसके खिलाफ न हो, उसके विरुद्ध में बहुमत खड़ा न हो। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान है। अगर ऐसा होता कि बहुमत का समर्थन हमेशा जरूरी होता तो माइनॉरिटी सरकारें नहीं चलती। इंग्लैंड में भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स रही हैं और हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस स्प्लिट के बाद माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी उनकी, वो चली। नरसिम्हा राव जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, पूरे 5 साल चली। उपराज्यपाल के सामने जो विकल्प है वो इस समय जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को पहले बुलाएंगे। वो अगर सरकार बनाने में असमर्थता दिखाते हैं तो दूसरे सबसे बड़े दल के नेता को बुलाएंगे। वो भी अगर नहीं बना सकते सरकार तो फिर वो सदन को एक मैसेज भेज सकते हैं कि अपना नेता चुनकर बताइए, जिसे आप नेता चुनेंगे मैं उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा। अगर सदन भी किसी को नहीं चुन पाता है तो फिर उपराज्यपाल यूनियन गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और तब सवाल आएगा प्रेसिडेंट्स रूल का और नए चुनावों का। मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट्स रूल और
दोबारा चुनाव ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार हों। वो जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो वो जनता के साथ अन्याय है। तो जनता उनके ऊपर दबाव बनाए कि आप दोनों में से किसी एक को सरकार बनानी है और दूसरे को प्रतिपक्ष में बैठना है। दोनों को जिम्मेदारी के साथ काम करना है। गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो प्रतिपक्ष में हैं वो सरकार को गिराएंगे नहीं, और जो सत्ता पक्ष में हैं वो प्रतिपक्ष की सहमति से जनहित में शासन करेंगे। ये होना चाहिए सिद्धांत रूप में। और अब जरा बात करेंगे शीला दीक्षित की। जी हां, दिल्ली की कारगुजार वज़ीर आला शीला दीक्षित ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की शिकस्त की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान पर डाली है। शीला दीक्षित का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने मतलूबा ताउन नहीं किया। शीला ने ये इल्जाम भी आयद किया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जेपी अग्रवाल ने दानिस्ता तौर पर उनके साथ ताउन नहीं किया। हालांकि बाद में शीला ने अपने इस बयान की संगीनी को कम करने के लिए वजाहत तक दे डाली। नहीं मिला, वो हमेशा मिलता है, कभी कम होता है। जब हम जीत जाते तो हम कहते थे बहुत अच्छा है, जब हार जाते तो नहीं है। ये कोई एक एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, संगठन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन मैम संगठन साफ तौर पर कह रहा है कि ये हार शीला दीक्षित की है, क्योंकि तो ठीक है, हार तो है ही मेरी। मैं खुद हार गई हूँ तो मेरी हार नहीं है तो किसकी है? खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बिहार के उजियाला नीतीश कुमार का कहना है कि अब अवाम कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल का तलाश कर रही है। पटना में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि अवाम को जहां कांग्रेस और बीजेपी मुतबादिल नजर आया वहां इन्होंने इसको मुंतखब किया। एक बात स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, सिर्फ बीजेपी, वहां इसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर आम तौर पर ये धारणा थी कि ये दो पार्टियों के बीच का ही राजनीतिक युद्ध होता है, वहां इसको झटका देते हुए, इस मिथ को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी इमर्ज की है। और जो लोगों ने वोट दिया है उससे साफ होता है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ उनको भाजपा छोड़ करके कोई और विकल्प दिखेगा तो उसको वो अपनाएंगे। उधर बीजेपी ने फौरी तौर पर नीतीश कुमार के बयान को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी तर्जुमान राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बिहार के अवाम बीजेपी को लालू और नीतीश के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार का ये बयान, उन्होंने कहा है कि जहां लोगों को तीसरा ऑप्शन मिलेगा वहां लोग तीसरे ऑप्शन को स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है बहुत समझदारी से दिया और वस्तुस्थिति से अवगत होकर दिया है, और शायद वो बिहार के बारे में कह रहे हैं। और बिहार की जनता ने लालू यादव को देखा है, बिहार की जनता ने अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को देखा है, और बिहार की जनता अब तीसरे ऑप्शन को देख रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में जो टिप्पणी की है, और उनकी जो टिप्पणी है बिहार पर सीधे तौर पर लागू होता है कि बिहार में अब तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वही एक विकल्प के रूप में रह गया, और नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार कर दिया।
एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बयान की हिमायत की है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि शरद पवार के बयान को किसी खास तनाजुर में नहीं लिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि शरद पवार ने कहा था कि मुल्क को एक फैसला साज लीडर की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि लोग आमतौर पर ये चाहते हैं कि एक सशक्त निर्णय करने वाला हमारा सरकार का काम होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने कोई किसी की टीका टिप्पणी नहीं की है और न कोई उन्होंने कोई किसी के ऊपर कोई संकेत दिया है। केवल इतना ही कहा है कि देश में जो भी सरकार कार्यरत रहती है उनसे लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो निर्णायक रहे और कोई मजबूत निर्णय करने की क्षमता रखे। दिल्ली में आज सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का बड़ा ही ड्रामाई अंदाज देखा गया। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से पहले कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और अपने इस्तीफे वापस ले लिए। 1 घंटे के बाद इन कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ कायदा 190 के तहत तहरीके अदम एतमाद का नोटिस दिया। सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपीज पीर को दिल्ली में काफी मसरूफ देखे गए। कांग्रेस के एमपीज ने पहले स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफों को वापस लिया और फिर इस्तीफे वापस लेने की कार्रवाई खत्म होने के बाद इन अरकान ने खुद अपनी ही कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की नोटिस पेश की। सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले शुभम हरी ने स्पीकर मीरा कुमार को ये नोटिस पेश किया। तहरीके अदम एतमाद पर राय पार्टी सांबा शिवराव, एल राजगोपाल, उंडावली अरुण कुमार, साई प्रताप और शुभम हरी ने दस्तखत किए हैं। याद रहे कि सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले तमाम कांग्रेसी अरकान तेलंगाना तश्कील के फैसले की वजह से पार्टी हाईकमान से शदीद नाराज हैं। कांग्रेस एमपी शुभम हरी ने कहा कि रियासत की मुखालफत करने वालों के हमरा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला भी शामिल हैं। ఒక గంటలో అప్పటికే మేము తయారు చేసుకుని ఉన్నాం। పార్లమెంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయాలని అండర్ రూల్ 198 ప్రకారం స్పీకర్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం। ఇది విత్డ్రా చేస్తే తప్పించి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇవ్వడానికి మాకు అర్హత ఉండదు। మేము ఇది ఇవ్వగానే వెంటనే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశామని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది। ఆల్రెడీ ఒకరి విషయంలో మెసేజ్ కూడా వెళ్ళింది యాక్సెప్ట్ చేయాలని। మరలా నేనే స్వయంగా ఈ 6 ఎంపీలు సైన్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ కాపీలు రెండిట్లో ఒక కాపీ స్వయంగా స్పీకర్కి అందజేయడం జరిగింది। ఆమె ఒకసారి మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకున్నారు। అంటే మార్నింగ్ ఏమో అంటే మామూలుగా జనరల్ గా నవ్వుతారు, అదే దీంతో తీసుకున్నారు। వెంటనే సెక్రటరీ జనరల్ కి పిలిచి నా ఎదురుగానే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। సో రేపు ఆమె ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో దీని మీద మేము హౌస్ లో ఉండి వెయిట్ చేస్తాం। उधर इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी पूनम प्रभाकर ने सीमा आंध्र के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी की है। पूनम प्रभाकर का कहना है कि सीमा आंध्र के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का रद्द अमल बिल्कुल उसी तरह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు, ఎందుకంటే పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచాం కాబట్టి పార్టీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకుందనే భావన ఉన్నప్పుడు రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు। కానీ పార్టీలో సభ్యుడిగా ఉంటూ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి సరైనది చర్చకు వస్తుందా రాదా అనేటువంటి ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ పక్కన పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడమే తిన్నింటి వాసాలను లెక్క పెట్టడం విశ్వాసఘాతకం కాదు, పూర్తిగా కృతజ్ఞులు అనేటానికి ఒక మాట ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాం। ఈరోజు ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నాను। ఈరోజు ఉండవెల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు పార్టీ లేకపోతే ఈరోజు ఈ గుర్తింపు నీకు ఎక్కడిదని అడుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు खुद कांग्रेस पार्टी के अरकान का इंतहाई बाग़ियाना रवैया हुकूमत के लिए दर्दसर बनता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में सदरराज के निफाज का मुतालबा दोहराया है। मुजफ्फरनगर फसाद के ताल्लुक से बीएसपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये मामला उठाया और समाजवादी हुकूमत पर हालात पर काबू पाने में नाकामी का